स्वागत है आपका इस बिकमिंग मेडिको चैनल पे। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले अपना दूसरा लेक्चर जैवाणु का। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को संक्षिप्त में समझेंगे, उसके बाद डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आ जाओ। तो अभी हम क्या समझने वाले हैं, प्रोटीन। ठीक है, आ जाओ। प्रोटीन को हिंदी में कहते हैं अमीनो अम्ल। प्रोटीन, अरे हिंदी में नहीं कहते अमीनो अम्ल, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं। अमीनो एसिड को कहते हैं अमीनो अम्ल। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था कि अगर हम अमीनो एसिड कैसे छोटे छोटे कई सारे अमीनो एसिड की मोती को अगर धागे में जोड़ दे तो एक माला तैयार होगी। इस माले को हम क्या कहेंगे, इस माले को कहेंगे प्रोटीन। और ये हमारा एक एक मोती क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड। ऐसे ही मैंने बताया था आपको, यही काम कर सकते हैं आप नाइट्रोजन बेस के साथ, यही काम आप कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। ठीक है, आज अब हम समझते हैं अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड क्या होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अमीनो एसिड क्या होता है, अल्फा कार्बन पे एक अमीनो समूह लगा होता है अमीनो एसिड। पहले तुम्हें बनाना है एसिड। एसिड क्या होता है केमिस्ट्री में, COOH। ठीक है, आप इसके अल्फा कार्बन पे हमें लगाना है एक अमीन ग्रुप। ठीक है भाई साहब, अल्फा कार्बन क्या होता है, किसी भी फंक्शन ग्रुप का पहला कार्बन। किसी भी फंक्शन ग्रुप को छोड़ के, जैसे इसको छोड़ के फंक्शन ग्रुप है हमारा, ये फंक्शन ग्रुप, इस फंक्शन ग्रुप के ठीक आगे वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो हमारा फंक्शन ग्रुप है ये COOH, जिसे हम कहते हैं एसिड। इसको छोड़ के ठीक पहला कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो हमारा ये है अल्फा कार्बन। इस पे क्या जुड़ा होना चाहिए, इस पे जुड़ा होना चाहिए NH2। अब इस कार्बन के तो 4 वैलेंसी होते हैं, पर यहाँ पे केवल 2 दिया हुआ है, तो 4 वैलेंसी पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे लगाएंगे एक कोई भी ग्रुप, चेन लगा सकते हैं। आर कुछ भी हो सकता है, आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, RCH3 भी हो सकता है, आर जो हमारा C2H5 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इस। और यहाँ पे हम आर को बदलते जाएंगे तो अलग अलग अमीनो एसिड हमें मिलते रहेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या अमीनो एसिड क्या होता है इसे समझ चुके हैं। क्या होता है अमीनो एसिड, अमीनो मतलब अमाइन ग्रुप होगा क्या, एसिड पे, कौन से कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे। तो एसिड हमने बनाया, अमीन हमने बनाया किस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन क्या होता है, किसी भी फंक्शन ग्रुप के ठीक आगे वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। और आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे, एसिड को। अमीन जब होगा, एसिड देखो 1 नंबर पे आता है, कुछ भी अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कुछ भी होता है। ठीक है, तो एसिड के बगल में जो होता है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, कोई भी जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है उसके बगल वाले कार्बन को। ठीक है, और हमारे एक हाइड्रोजन लगाया, उसके बाद एक आर ग्रुप यानी कि कोई भी वहाँ पे हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है जिसको हम बदल के अलग अलग अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि अमीनो एसिड क्या होता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे पास वो 20 प्रकार के होते तो कई सारे अमीनो एसिड है, पर जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, वो अमीनो एसिड 20 होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड कितने होते हैं, केवल 20 होते हैं, 20 होते हैं। उन 20 में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, ज़रूरी किस रूप से कि अगर आपके खाने में वो नहीं है तो आपको शरीर में दिक्कत होगी, मालन्यूट्रिशन हो जाएगा, प्रॉब्लम, समस्या आ जाएगी। अगर हमारे पास कितने अमीनो एसिड है, 20। इसमें से हमने क्या कहा, एक एसेंशियल है, ज़रूरी है, एक ज़रूरी उतना नहीं है। ज़रूरी इसलिए नहीं कि शरीर में ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी खाने में। ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है ये खाने में है, शरीर में तो 20 ज़रूरी है। प्रोटीन बनाने में तो 20 का 20 यूज होते हैं। ये खाने में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है, कि खाने में कोई हो या ना हो, ये हमारे जो कुछ होंगे ये खाने में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि केवल खाने से हमको मिल सकता है, शरीर इसको बना नहीं सकता।
शरीर इसको बना नहीं सकता। और ये जो है हमारे पास, इसको नॉन एसेंशियल, इसको शरीर बना सकता है। नॉन एसेंशियल क्यों है? क्योंकि शरीर बना सकता है। हमारे पास कुछ कोई और भी अमीनो एसिड होगा तो उसको कन्वर्ट कर लेगा इसमें। कोई भी अगर हमारे पास मान लो हमारे शरीर की अगर कहीं आवश्यकता है आपके पास, अगर आपके पास एक माटी का घड़ा है, ठीक है, और आवश्यकता है कि आपको गमला बनाना है, तो आपने यहाँ से तोड़ के गमला बना लिया, है ना। तो इस प्रकार शरीर भी ऐसा कुछ करता है, तोड़ फोड़ के कोई नया अमीनो एसिड बना लेता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो तोड़ फोड़ के नहीं बन सकती, खाने से चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये से जो है एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो इसका एक शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि जो देखो व्लादिमीर पुतिन कौन है? रसिया के प्राइम मिनिस्टर। ऐसे तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नहीं यार, इतनी मेरी कमज़ोर है जीके जनरल नॉलेज। प्रेसिडेंट, ऐसा तो प्रेसिडेंट है, पर हम ट्रिक के लिए कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन क्या है? प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर इज इल टुडे। रसिया के जो है व्लादिमीर पुतिन क्या है? प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर इज इल टुडे। तो प्राइम से आ गया फिनाइल एलानीन, मिनिस्टर से आ गया मीथियोनिन, व्लादिमीर पुतिन वैलिन, आई से आ गया आइसोल्यूसिन, एंड एल से आ गया ल्यूसिन, एंड एल से आ गया लाइसिन, एंड टुडे थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये सारे जितने भी हो गए हमारे पास, ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी आपके पास। और आके अब हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या बातें कर रही है। एनसीईआरटी वही बातें कर रही है जो हमने अभी भी बताया है। आ जाओ। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें इसके एक ही कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। यह प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिस्थापित मीथेन। प्रतिस्थापित मीथेन का अर्थ समझो। प्रतिस्थापित मीथेन का अर्थ क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। इसका इंग्लिश नाम भी देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लगा हो कहीं कहीं फंस ना जाओ। प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हमने मीथेन लिया, मीथेन क्या होता है? CH4, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन को मीथेन कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये तो हमारा H ऐसा ही रहा, ये भी H ऐसा ही रहा, एक इस H पे हमने क्या किया है? एसिड लगा दिया है, ठीक है, और इस H पे क्या किया है? NH2 लगा दिया है। तो ये क्या हो गया? इस मीथेन को हमने सब्स्टिट्यूशन किया है कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, और यहाँ भी हम यहाँ इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट यानी बदल के R ग्रुप लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी कार्बन की एक चेन लगा सकते हैं, छोटी से लेकर बड़ी कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये क्या होगी? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मतलब मीथेन का एक एक पार्ट हम उठा के उसको जगह कुछ और लगा रहे हैं, ठीक है। और जब आगे बढ़ो, इस कारण इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहा जाता है। यह प्रतिस्थापित मीथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। यह समूह हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो समूह तथा विभिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे R समूह कहते हैं से व्यक्त करते हैं पाए जाते हैं। R समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई ना कि R को हम बदल सकते हैं, कभी मीथेन लिख सकते हैं, कभी उसको CH2 लिख सकते हैं, कि इतनी लंबी चेन या छोटी चेन या उस पर अल्कोहल लगा सकते हैं, है ना। देखो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ गया? आगे देखो यहाँ पर क्या की है, ये हमारा मीथेन है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रह दिया गया, एक हाइड्रोजन को हटा के उस पर क्या लगा दिया है? अमीन ग्रुप। एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया? एसिड ग्रुप। अब देखो इस R को क्या किया है? बदल दिया गया है। इस R को कैसे बदल दिया है? इस R के जगह हाइड्रोजन लगा था, अब यहाँ मीथेन लग गया, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है भाई साहब। अब देखो यहाँ बाकी सब कुछ सेम, बल्कि बाकी सब कुछ सेम। ये R ग्रुप जो था हमारा, ये जो R ग्रुप था हमारा, R ग्रुप था, देखो बदल रहा है।
आर ग्रुप पहले था हाइड्रोजन, फिर मीथेन, और फिर हमारा क्या है हो गया, एक अल्कोहल वाले चेन को उठा के चिपक दिया। तो इसको चिपक जो छाप रहा है आर ग्रुप को बदल बदल के, इससे अलग अलग अमीनो एसिड बन रहे हैं, और इस अलग अलग अमीनो एसिड को हम प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आर ग्रुप बदल रहा है, बाकी यहाँ सारा चीज़ देखो कांस्टेंट है। यहाँ भी एसिड, यहाँ भी एसिड, यहाँ भी एसिड, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अमीन अमीन अमीन। ठीक है, आगे बढ़ो। कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, यहाँ थे। हाँ, आहार समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पे 21 प्रकार के होते हैं। अरे 21, सॉरी शक्तिमान, क्या है, उपलब्धता के आधार पे 21 प्रकार के होते हैं प्रोटीन में उपलब्धता के, फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पे 21 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ 20 लिखा है, बताओ। टिचुक 21 देखा, किसी ने नहीं देखा। तूने देखा क्या, मैंने 20 लिखा था, नहीं देखा। आजा भाई साहब। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में आर समूह हाइड्रोजन, अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, मेथिल समूह एलिलीन व हाइड्रोक्सिल मिथिल सीरीन आदि हो सकते हैं। ये क्या बता रहा है, ये इसका नाम बता रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइसिन, और यहाँ पर मीथेन लगा होता है तो उसे क्या कहेंगे, एलिलीन, और यहाँ पे हमारे जो हमारी ये होगी अगर अल्कोहल जुड़ी होगी यहाँ पे तो हम उसे कहेंगे सीरीन। देखो, ये तो आपको एग्जाम में बहुत बार बार पूछ ली जाती है, कॉमनली पूछ ली जाती है। कभी कभी क्या होता था, मुझे कन्फ्यूजन किस बात को लेकर होता था, ग्लाइसिन और एलिलीन। कहता था सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, मैं कैसे कन्फ्यूज में पड़ गया, एलिलीन और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और एलिलीन, तुक्का मार, तो गलत हो जाता था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक क्या बनाएंगे, ग से गधा। जो सबसे छोटा होता है वो गधा होता है। देखो, भाई बहन में भी जो सबसे छोटा होता है वो गधा होता है। मैंने कहा ट्रिक, जो सबसे छोटा होता है गधा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे महान होता है, इंटेलिजेंट। ये रूल है, ठीक है, रूल इज रूल। तो ये छोटा है इसलिए गधा है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये छोटा है और हम बड़े हैं ना, इसलिए मान, बस क्योंकि हम बड़े हैं। क्योंकि ये छोटा है तो हम इसे क्या कहेंगे, गधा, मतलब ये छोटा है, क्या है, छोटा। ठीक है, तो ये मेरी ट्रिक थी याद करने के लिए। आ जाओ भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, बढ़ गए आगे। अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो कार्बोक्सिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर रहती है। अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पे अम्लीय, देखो आ जाओ मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। क्या बातें समझाएंगे हम आपको कुछ बातें समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि हमारे पास एसिड था, इसके पास कोई बेसिक था, एसिड है, ये अमीन है, ये H है, ये R है। ये क्या कह रहा है, किसी भी अमीनो अम्ल का जो होता है उसकी प्रॉपर्टी वो किस किस पे डिपेंड करती है। एक तो हमारी एसिड पे, एक तो हमारी इस बेस पे। हमारी जो होती है ये अमीन जो होती है वो बेसिक होती है, और हमारी किस पे होती है, R, क्योंकि R वेरिएबल होती है। तो ये तीन के आधार पे क्या होती है, हमारी किसी भी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ये अमीनो एसिड कौन सी प्रॉपर्टी देता है, एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय गुण। ये क्या रहता है, क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और ये हमारे R जो है वेरिएबल होते हैं तो वेरिएबल प्रॉपर्टी देते हैं। तो हमारे तीन चीज़ हो गए प्रॉपर्टी के देने के लिए। और अगर किसी अमीनो एसिड में एक से ज़्यादा एसिड है, क्या है इसकी संख्या, तो देखो इक्वल है, तो एसिड और बेसिक अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे। तो ऐसा कोई तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड बनेगा।
पर अगर किसी अमीनो एसिड में एसिड की संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड। अगर किसी अमीनो एसिड में इसकी संख्या ज़्यादा है, बेस की संख्या ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। बस यही बातें कह रही है कि एसिड और बेसिक किस आधार पे कि उसकी उसमें फंक्शन ग्रुप कितने हैं, उसमें एसिडिक या बेसिक फंक्शन ग्रुप कितने हैं। अगर एक से ज़्यादा बेसिक फंक्शन ग्रुप है तो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो हमारे जो हैं बेसिक अमीनो यहाँ पे बताए जा रहे हैं क्या, अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करती है। अमीनो व कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पे क्या, कार्बोक्सिल और अमीन के संख्या के आधार पे, अगर इसकी संख्या ज़्यादा है तो बेसिक हो जाएगी, इसकी संख्या ज़्यादा है तो एसिडिक हो जाएगी, के आधार पे अम्लीय यानी एसिडिक, जिसे कहते हैं ग्लूटामिक अम्ल। और देखो यह क्या कह रही है, अम्लीय अमीनो एसिड की उदाहरण पूछ सकता है। तो अम्लीय अमीनो एसिड के उदाहरण देखो रटना बिल्कुल नहीं। एक तो पूछ रहा है अम्लीय कौन सा होता है, और यहाँ पे देखो ग्लूटामिक अम्ल में अम्ल लिख दिया। कौन सा गधा होता है भाई से, आप तो पूछ रहे हो अम्लीय अमीनो एसिड इसमें से कौन सा है, और आपने क्या लिख दिया है, ग्लूटामिक अम्ल। अम्ल पूछ रहे हो और यहाँ इसके नाम में ही अम्ल में लिख दिया। ऐसा कहीं होता है, मतलब आंसर ही बता दिया। आ जाओ उसके बाद क्षारीय क्या है, लाइसिन। क्षारीय का उदाहरण क्या है, लाइसिन। ठीक है। और उदासीन कौन सा है, उदासीन के उदाहरण कौन है, वैलिन। ठीक है। हमारी जो लाइसिन होती है किसमें पाई जाती है, पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन में। आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी है ना, वहाँ बताई गई हिस्टोन प्रोटीन किसकी बनी होती है, लाइसिन की होती है। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। आपने पढ़ा था ना कोशिका में कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, क्षारीय। क्यों क्षारीय होती है, क्योंकि उसकी जो अमीनो एसिड होती है वही क्षारीय होती है। और वो कौन सी अमीनो एसिड होती है, लाइसिन। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे, अरे सॉरी शक्तिमान, ये से तीर निकाल, अगेन यार तो चीटिंग है। ये से तीर निकालेंगे और मैं एक और उदाहरण लिखता हूँ बेसिक अमीनो एसिड का, जिसका नाम है आर्जिनिन। क्या नाम है, आर्जिनिन। ठीक है। और एक और काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारी लाइसिन होती है, लाइसिन कहाँ यूज होती है, हिस्टोन प्रोटीन में। हिस्टोन, अरे बाप रे कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हो गया। आ जाओ फिर से करेंगे, फिर से हिस्टोन। ठीक है, हाँ भाई साहब हो गया हिस्टोन। आ जाओ। इसी तरह से एरोमेटिक अमीनो अम्ल, एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें चेन होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक जिसमें ऐसा कुछ आपको चेन मिले, केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ऐसे ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चेन जिसमें होते हैं, बेंजीन रिंग, रेजोनेंस हो रहा होता है उसके अंदर, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो उसके अंदर ये रिंग होता है। आगे आ जाओ। तो ऐसे ऐसे एरोमेटिक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, टायरोसिन, फिनाइलएलिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है। देखो टायरोसिन, टायर कैसे होते हैं, टायर कैसे होते हैं, गाड़ी के टायर कैसे होते हैं, गाड़ी के टायर होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, बन जा सिम। गाड़ी के टायर होते हैं ऐसे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं खराब चलचित्र बनाता हूँ? अरे भाई साहब ये क्या हो गया। हाँ, गाड़ी के टायर होते हैं ऐसे। तो जिसमें टायर ही ऐसे हों, जिसके टायर ही ऐसे हों, तो आप उससे क्या कहोगे, आप उसमें कहोगे इसमें तो बेंजीन रिंग बना हुआ है भाई साहब। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक। और एरोमेटिक क्या हो गया, टायरोसिन क्या हो गया, एरोमेटिक। क्योंकि टायर मतलब क्या, टायर होता है ऐसे, और टायर अगर ऐसे हुआ तो क्या हो गया, एरोमेटिक। क्योंकि बेंजीन रिंग तो ऐसे ही होती है टायर की जैसी। तो ये ट्रिक छोटा सा। और वैसे ही फिनाइलएलिन, आपकी क्लास 12 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में फिनाइलएलिन आ जाती है टॉपिक्स में। फिनाइलएलिन, ट्रिप्टोफैन। आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल का एक विशेष गुण है कि यह NH2 व कार्बोक्सिलिक
समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, अतः विभिन्न पीएच वाले विलयनों में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती रहती है। आओ, ये देखो क्या बात कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। ये गुल खिला रहा है क्या? अगर कोई एसिड है तो क्या करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करेगा। और ये क्या है? ये है एसिड है तो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। और ये क्या है? बेस क्या करता है? हाइड्रोजन डोनेट कर। ओह अरे यार, बेस क्या करता है? बेस या तो लोन पे डोनेट करता है या हाइड्रोजन लेता है। मतलब इसने दिया और इसने ले लिया, सीधी बात। या फिर ये अपने लोन पे किसी को डोनेट करता है। यहाँ पे कोई सोल्यूशन में कोई हाइड्रोजन पड़ा हुआ था और इसने अपना लोन पे इसको डोनेट कर दिया और एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है? अरे हाँ, तो ये इसका नया स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या कर सकता है? अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो हमारे दोनों क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। हमारे एसिड भी रिएक्शन देखो, एसिड की तरह रिएक्शन करेंगे, बेस की तरह रिएक्शन करेंगे। इसमें नई बात कुछ नहीं है, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, बेस है तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। सीधी सी बात है, या लोन पेयर देगा हाइड्रोजन को। समझा क्या बात? कि एसिड है तो क्या हाइड्रोजन देगा, तो क्या बनेगा? हमारा आयनाइज होगा, है ना? आयन बनेंगे। और बेस है तो हाइड्रोजन लेगा, आयन लेगा। ये लोन पेयर आयन को देगा, हाइड्रोजन को देगा और उसको अपने पास रखेगा, गठबंधन बनाएगा। अब देखो अलग अलग अभिक्रिया कैसे करती है। अलग अलग अभिक्रिया इसलिए करती है कि अगर हम इसको क्षार अम्लीय बिलिन में डाल दें तो अम्लीय बिलिन में तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड से तो एसिड रिएक्शन नहीं करता, एसिड से तो बेस रिएक्शन करता है। तो केवल इसमें परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम किसी क्षारीय विलयन में डाल दे तो ये तो बेस है, तो बेस से रिएक्शन नहीं करता है। बेस किससे रिएक्शन करता है? एसिड से रिएक्शन करता है। तो इससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। पर हम अगर डाल दें एक न्यूट्रल में तो ये भी रिएक्शन करेगा और ये भी रिएक्शन करेगा। क्या बोल भाई? करेगा ना? अगर हम न्यूट्रल में डाल दें तो ये भी रिएक्शन करेगा और ये भी रिएक्शन करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्यूटर आयन। बी को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। देखो, ए को नहीं कहते, सी को नहीं कहते। एग्जामिनर यहाँ पे ट्रिक कर सकता है। क्या? बी को कहते हैं भाई साहब ज्यूटर आयन। तो मैं बी को गोल लगा देता हूँ कि एग्जामिनर ये कह सकता है ए को कहते हैं ज्यूटर आयन, सी को कहते हैं ज्यूटर आयन। ये इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्यूटर आयन है? ये चीजें पूछ ली जाती है, आपके टेस्ट सीरीज में पूछ ली जाएगी, देखना। बी को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होते हैं? न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल हिंदी क्या था? उदासीन क्यों है? क्योंकि इसका हमारा जो क्षार है वो भी रिएक्शन कर चुका है, अभिक्रिया कर चुका है। जो अम्ल है वो भी अभिक्रिया कर चुका है। जब दोनों अभिक्रियाएं कर चुके हैं तो कुछ बचा नहीं, है ना? तो ये क्या हो गया? हमारा ज्यूटर आयन। आ जा भाई, देखो न्यूट्रल में क्या होता है? ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देता है, बस खुद अपनी टोपी अपने सर। हाँ, आप क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं लिपिड को करने वाले। प्रोटीन हमारा हो चुका है। लिपिड को अगर आपको समझना हो तो एक बात जो है आप समझ लो, लिपिड माने होता है एक तरीका का तेल। लिपिड माने एक तरीके का तेल। अब देखो, अब ये जो तेल है हमारा, ये किस किस का बना होता है इसके बारे में एनसीईआरटी बता रही है कि तेल होता क्या है, लिपिड कहते किसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो लिपिड जो है काफ़ी वास्ट वैरायटी चीज़ें होती है इसमें, लिपिड में। हाँ, मतलब एक ही प्रकार की तेल जैसी चीज़ें होती है। देखिए, तेल जैसी चीज़ें होती है। जो आप तेल खाते हो वो भी एक लिपिड है, जो आप तेल खाते हो वो भी एक लिपिड है। पर हर तेल अलग अलग होता है ना। मतलब आप जो तेल खाते हो ना, आप जैसे सरसों तेल खाते हो या फिर कुछ भी खाते हो, सरसों तेल, घी या कुछ भी खाते हो, तो एक लिपिड है। क्या है? लिपिड। पर आप जो कुछ नहीं खाते हो, कई सारी चीज़ें जो आप नहीं खाते हो, क्या नहीं खाते हो आप? जैसे कि आप क्यूटीन जो होती है, वैक्स होती है, मोम होती है, ये तो नहीं खाते। बस वो भी देखो तेल जैसा कुछ होता है। वैक्स जो आपकी मोमबत्तियाँ होती है, मोमबत्तियों पे जो मोम होता है उसे भी लिपिड कहते हैं। हाँ,
तो जो भी तेल जैसी होती है, जैसे डालडा, आपकी सारी होगी लिपिड, सारी की सारी लिपिड। जो भी तेल जैसी है वो लिपिड, तेल या फैट, चर्बी, तेल या चर्बी जैसी जो भी है वो क्या होगी, लिपिड। जैसे चर्बी क्या हो जाती है, चर्बी, तेल क्या होती है, तेल तो होती है गाढ़, पतला होती है, पर जो हमारी चर्बी होती है क्या होती है, गाढ़ा। जैसे आपकी कहीं सारी बटर मिल्क बटर होती है ना, जो अब एनिमल से आती है। आपके घर में वनस्पति आने लगी, डालडा आने लगी है, और डालडा क्या होती है, ये भी आपकी लिपिड ही कहलाएगी। मतलब कुछ तरल जैसी चीज़ें हैं वो भी लिपिड कहलाती है, कुछ लिक्विड जैसी होती है जो आपकी सरसों होती है, और कुछ गाढ़ा होती है, सॉलिड जैसी होती है, वो भी लिपिड ही कहलाएगी। मतलब जितनी भी तेल जैसी चीज़ें आप सोच सकते हो वो लिपिड के अंदर आ जाएगी। जैसे भी तेल जैसी चीज़ें आपको सोच सकते हो, मोमबत्ती सोच सकते हो, वो भी आ जाएगी। हाँ, वो भी आ जाएगी, मोमबत्ती भी आ जाएगी। ग्लिसरॉल होता है जो आपके साबुन में डलता है, वो भी आ जाएगी। फास्फोलिपिड जो आपने पढ़ा है वो भी आ जाएगी। स्टेरॉइड हार्मोन जितने भी होते हैं, हार्मोन्स, वो भी लिपिड के अंदर आ जाएगी। आपके जितने भी हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं आ जाओ। लिपिड अगर हम देखें लिपिड को, तो हमने ऐसा कहा है कि साधारणतः हम कह सकते हैं कि लिपिड जो होती है तेल जैसी चीज़ें होती है, जितनी भी आसपास उसकी चीज़ सारी सारी लिपिड कहलाई जा सकती है। अब लिपिड की जो है कितने प्रकार के होते हैं, अब देखा लिक्विड जो कई प्रकार के होते हैं, कई है ना, डालडा भी हो सकती है, ये तो रिफाइंड भी हो सकती है, ये तो तेल भी हो सकती है, ये तो घी भी हो सकती है, ये तो मोम भी हो सकती है, ये तो स्टेरॉइड हार्मोन्स हो सकती है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड ही है। तो इसकी वैरायटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने इस वैरायटीज़ को यहाँ पे लिखा है कि लिपिड कितने प्रकार के होते हैं। ये लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, इसकी वैरायटीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है। इसे समझने से पहले एनसीईआरटी में कुछ बातें को समझ लेते हैं कि लिपिड होती क्या है, और हम इसे समझने के लिए आएंगे डायग्राम। अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें लिखी है। वसा व तेल, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में लिपिड। यहाँ पे कई सारे जो हमारे, सॉरी यहाँ पे इसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्या किया है एनसीईआरटी ने, कई सारे लिपिड्स जो है आपकी वसा या तेल के प्रकार दिए। तेल मतलब डालडा भी एक तेल है, आप देखो तो डालडा भी तेल है। सरसों का तेल, सरसों का तेल अकेला तेल नहीं है, डालडा भी तेल है, मोम भी तेल है, और जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो भी तेल है। तो थोड़ी आश्चर्य वाली बात है, इसको पचाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि मोमबत्ती भी तेल है, पचा लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड है, वसाम्ल। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल दिए हैं ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, लेसिथीन और कोलेस्ट्रॉल्स। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं लिपिड्स के। अब समझो लिपिड होता क्या है। साधारणता मैं क्या कह रहा हूँ, साधारणता क्या होता है, जब हमारी फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करती है तो ट्राइग्लिसराइड या ग्लिसराइड बनती है, मोनोग्लिसराइड बन सकती है, ट्राइग्लिसराइड बन सकती है, तो हम इसे लिपिड कहते हैं। साधारणता ट्राइग्लिसराइड को हम लिपिड कहते हैं। साधारणता, सदैव ही नहीं, साधारणता। साधारणता जब हम भी लिपिड का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड से। आज आप पहले यहाँ देख लो, ठीक है, मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। साधारणता लिपिड कैसे बनता है, साधारणता लिपिड बनता है एस्टरिफिकेशन से। ये क्या होता है एस्टरिफिकेशन, एस्टर क्या कब बनते हैं, आ जाओ, यहाँ कुछ केमिस्ट्री वाली चीज़ें। देखो लिपिड कैसे बनता है, हमारे पहले हो जाती है एसिड, ठीक है, एसिड ग्रुप हो गया, उसके बाद अल्कोहल, चलो अल्कोहल। जब एसिड और अल्कोहल अभिक्रिया करती है तो निकलता है यहाँ से पानी, पानी निकल गया बाहर, ठीक है, और यहाँ पे बन जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं और बन जाता है एक बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा ये जो पार्ट, ये जो हमारा कहलाता है, ये जो हमारा कहलाता है साधारणतः लिपिड कह लो, ट्राइग्लिसराइड कह लो। एस्टरिफिकेशन जब होता है, जो एस्टर जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है साधारणतः ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, ये साधारणतः कहलाता है लिपिड। साधारणतः लिपिड कैसे बनते हैं, एसिड और अल्कोहल के मिलने से। साधारणतः
पर हमने क्या कहा है कि हम फैटी एसिड को लिपिड भी कहते हैं। ग्लिसरॉल भी एक लिपिड है। लिपिड के प्रकार के यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी में, यहाँ पे तेल के प्रकार के उदाहरण दिए हुए हैं। तो फैटी एसिड भी क्या है, एक तेल है। ये भी क्या है, ग्लिसरॉल भी एक तेल है। और हमारे जितने भी तेल होते हैं कुल इसी प्रकार के होते हैं, पहली बात। हाँ, सिंपल ये होती है, सिंपल जितने भी तेल हैं वे ऐसे ही होते हैं, ऐसा ही फैटी एसिड होकर सिंपल आप जितने भी तेल खाते हुए ऐसे ही होते हैं, फैटी एसिड ऐसे ही सिंपल ऐसे। तो ये क्या हो गए हमारे, ये जो हमारी क्या हो गई, ये हमारी सिंपल हो गई, ये हमारी सिंपल हो गई। और एनसीईआरटी कहती है कि हमारी जो सिंपलेस्ट, देखो सिंपलेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट है ये हमारी सिंपलेस्ट क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सिंपलेस्ट क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और हमारा जो है, ट्राइग्लिसराइड को भी सिंपल लिपिड कह सकते हैं। सिंपलेस्ट और सिंपल में अंतर है, सिंपलेस्ट और सिंपल में अंतर है। अंतर क्या है, वो अंतर ये है अंग्रेजी का, बस। सिंपलेस्ट मतलब कि सबसे साधारण, सबसे साधारण, सबसे साधारण ये होते हैं। पर ये जब अभिक्रिया करते हैं तब जाके बनाते हैं एक साधारण लिपिड, जिसे देखो समझ में नहीं आ रही ना बातें, समझ में नहीं आ रही बातें, यहाँ बातें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपकी कन्फ्यूजन जो है थोड़ी वो दूर हो जाएगी। देखो एनसीईआरटी यहाँ क्या कह रही है, साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। जितने भी तेल होते हैं पानी में घुलते हैं क्या, लिपिड माने लिपिड नहीं कहना, आपसे लिपिड को तेल कहना है बस। तेल पानी में घुलते हैं क्या, नहीं। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। साधारणतः क्या होते हैं ये, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। देखो मतलब फैटी एसिड एक लंबा कार्बन का चेन होगा और इस पर एसिड ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में क्या होती है हमारे पास, ग्लिसरॉल में होती है 3 कार्बन, प्रोपेन, उसके बाद यहाँ पे होती है अल्कोहल लगी। तो एसिड का OH जाएगा, अल्कोहल का H जाएगा और एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे बनेगी हमारी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, देखो क्या कि ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। साधारण ये क्या होते हैं, सबसे साधारण, ये क्या है साधारण, क्या है सिंपल। मैंने अभी सिंपलेस्ट कहा था ना, भूल जाओ। ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एक साधारण हो गया। इसे भी हम एक साधारण लिपिड ही कहेंगे। लिपिड माने तेल, ये भी साधारण तेल है, ये भी साधारण तेल है, जो आप तेल खाते हो ये है जो आप तेल खाते हो। और उसके बाद जिससे बनेगी ट्राइग्लिसराइड उसे भी साधारण कहते हैं। जी हाँ, वो उसे भी साधारण कहते हैं। तो ये साधारण क्या हो सकती है, साधारण हो सकती है आपकी फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। देखो ये क्या सी साधारण, ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो दूसरा लिखा होगा, दूसरा साधारण लिपिड क्या होता है, ग्लिसरॉल, जो ट्राइग्लिसराइड प्रोपेन होता है। क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड प्रोपेन। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो हमारा साधारण क्या था, एक तो हमारा साधारण था फैटी एसिड, और उसने रिएक्शन अभिक्रिया किसके साथ की थी, ग्लिसरॉल के साथ, जिसके ऊपर 3 अल्कोहल लगे हुए थे। इधर आ जाओ, हमारे क्या फैटी एसिड ने अभिक्रिया किससे करी, ग्लिसरॉल के साथ। कैसे करेगी ग्लिसरॉल के साथ, इधर देखो यहाँ पे एसिड लगाएंगे, ठीक है, R1, ये इसके साथ फिर अभिक्रिया करेगी, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेगी, ये इसके साथ अभिक्रिया करेगी, जिसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली हमारे पास संरचना बनेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ये हमारे पास एक साधारण लिपिड हो गया। क्या हो गया, साधारण लिपिड। ग्लिसरॉल क्या हो गया, सबसे साधारण। सबसे साधारण में कौन से, पहला तो हमारा सबसे साधारण है फैटी एसिड। सबसे पहला साधारण हमारा क्या कहा था, फैटी एसिड। दूसरा साधारण में क्या कहा था, ग्लिसरॉल, ठीक है। एनसीईआरटी वही बातें यहाँ पर लिख रही है। जो ये साधारण क्या होते हैं, वसा अम्ल, फैटी एसिड। और दूसरा साधारण क्या है, ग्लिसरॉल, जो क्या है, ट्राइग्लिसराइड प्रोपेन, जिसके ऊपर प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अगर आपको कहे मीथेन मतलब 1 कार्बन, आपकी बात कहे ब्यूटेन 4 कार्बन, उसके बाद आप इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन। 10वीं कक्षा में अपने पढ़ी होंगी ये सारी बातें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड प्रोपेन। उसके बाद देखो बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। देखो बहुत सारे में मिलते हैं,
यहाँ से मैं मतलब समझ लो स्टेटमेंट वाले कई सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट वाले कई सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। पहले उसको छोड़ो, यहाँ आ जाओ। यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है। देखो हम क्या बात कर रहे थे, लिपिड के ऊपर। हमने क्या कहा है, लिपिड के बारे में पढ़ रहे थे हम। साधारण देखे ना, साधारण लिपिड अभी देख रहे थे, सिंपल लिपिड, साधारण लिपिड। तो हमने क्या कहा है, देखो यहाँ पे दो और नाम आते हैं साधारण लिपिड के। एक तो हमारा क्या आ जाता है, एक तो हमने कहा कि हमारा फैटी एसिड भी एक साधारण लिपिड है। फैटी एसिड एक क्या है, साधारण लिपिड है। और ग्लिसरॉल भी जो हमारा एक साधारण लिपिड है, ठीक है। और ये जब जो अभिक्रियाएं करती है तो क्या बनाती है, ये जो अभिक्रियाएं करती है तो ये बनाती है, क्या बनाती है, ये जो अभिक्रियाएं करती है, ये जो अभिक्रियाएं करती है तो हमारी बनाती है ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड, कुछ भी बना सकती है, ठीक है। तो हमारी जो ये भी होती है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलके भी जो बनेंगे वो भी सिंपल ही कहलाएंगे। डाउट था ना, अभी आपका क्लियर हो गया होगा। तो फैटी एसिड भी सिंपल है, ग्लिसरॉल भी सिंपल लिपिड है, और जब अभिक्रियाएं करती है तो वो भी सिंपल ही होगी। मतलब जो भी कौन सी है, मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो भी फैटी एसिड या ग्लिसरॉल का बना होगा वो सिंपल होगा। जिसमें केवल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या दोनों होंगे वो क्या होंगे, सिंपल होंगे। क्या कहा मैंने, जिसमें फैटी एसिड होंगे, ग्लिसरॉल होंगे वो क्या होंगे, सिंपल। इसमें केवल फैटी एसिड या ग्लिसरॉल होंगे वो क्या होंगे, सिंपल। पर अगर कुछ में एडिशनल आ गया, क्या कहा था हमने भी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अगर है तो सिंपल है, अगर दोनों भी है तब भी सिंपल है। जहाँ पर केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो वो सिंपल होगा। पर अगर कुछ और डाल दें, मतलब हमने लिपिड जो बनाया, हमने क्या बनाया, लिपिड जो बनाया उसमें अगर हमने कुछ और डाल दिया, एडिशनल ग्रुप मतलब एक्स्ट्रा हमने डाल दिया, कंपाउंड कुछ और डाल दिया, कोई और कंपाउंड डाल दिया। कंपाउंड मतलब दो अलग अलग चीज़ें अगर जुड़ती तो उसे कंपाउंड कहते हैं, मतलब कुछ अलग चीज़ इसमें जोड़ दिया। कॉन्जुगेट मतलब कुछ जोड़ा है, कुछ अलग चीज़ें जगह में जोड़ दी है, कुछ एडिशनल ग्रुप हमने जोड़ दी है बाहर से लाके, तो एक नया लिपिड कहेंगे उसे वो सिंपल नहीं रह जाएगा। सिंपल किसे कहेंगे, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना हो, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल का बना हो या दोनों हो, जिसमें फैटी एसिड हो या ग्लिसरॉल हो, मतलब या दोनों हो, उसे कहेंगे सिंपल रहेंगे। एक बार फिर याद कर लो कि जिसमें फैटी एसिड हो या ग्लिसरॉल हो या दोनों हो उसे क्या कहेंगे, सिंपल लिपिड। और जिसमें दोनों हो फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो वो भी सिंपल, जिसमें फैटी एसिड हो अकेला या ग्लिसरॉल हो वो सिंपल। अगर इसमें कोई एडिशनल ग्रुप आ गया, कुछ एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने जोड़ दी, कॉन्जुगेट कर दी, एडिशनल ग्रुप हमने लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये सिंपल नहीं रहेगी, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई है ना। जैसे कोई साधारण आदमी, साधारण आदमी क्या होता है, दाल भात खाता है, अपना जीवन यापन करता है, मिडिल क्लास फैमिली आता है, खटता है, फिर आके खा पी के सो जाता है। अगर हमने उसे एडिशनल चीज़ें दे दी, फरारी कार दे दी, 20 लाख रुपए दे दिए, तो साधारण व्यक्ति रहेगा क्या? तो वो साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। अब वो जोगिंदर ना रहा जो डरता था, वो बदल गया है ना, अमीर हो गया वो। तो अगर किसी साधारण व्यक्ति को अगर हम पैसे दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, तो साधारण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वहीं यहाँ पर साधारण लिपिड को अगर हम कुछ एडिशनल चीज़ें दे दे, फॉस्फेट दे दे, ग्लाइकोजन दे दे, है ना, तो वो क्या लिपिड हमारी रहेगी साधारण? जी नहीं। वो क्या हमारे साधारण लिपिड रहेगी? नहीं रहेगी। तो हमारी साधारण लिपिड नहीं होगी, मुझसे अलग प्रकार के लिपिड कहेंगे, जिसे हम कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड कहते हैं। इसमें उदाहरण क्या क्या है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मैंने 2 जगह लिख रखा है, ग्लाइकोलिपिड मैंने 2 जगह की लिखा रखा है। यहाँ पे तो हमारी थी, पता नहीं क्यों यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिपिड मैंने 2 बार लिख रखा है, तो इसे मिटा देते हैं। अरे यार हाईलाइट कर दिया, बताओ इतना उल्टा। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा एक बात बताओ, आप लिख रहे हो कि नहीं एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी अपनी लिख रहे हो कि नहीं सारी बातें? कि सिनेमा तो नहीं देख रहे हो? एनसीईआरटी नहीं लेके बैठना है
हाइलाइटर लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, पेंसिल लेके बैठना है और बाकायदा ऐसा सारी चीज़ों को लिखना है साथ में, ठीक है। उसके बाद हम डेरिवेटिव लिपिड, हमने क्या कहा था कि एक हमारे पास साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति को हमने कुछ पैसा दे दिया, गाड़ी दे दिया, तो साधारण नहीं असाधारण व्यक्ति हो चुका है। यह साधारण व्यक्ति के पास हम नेता बना दे तो वह साधारण नहीं असाधारण व्यक्ति हो गया है। असाधारण, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है, व्यक्ति साधारण से असाधारण हो जाता है, कुछ शक्तियाँ आ जाती है उसके पास, है ना। तो फॉस्फोलिपिड जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में होती है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये साधारण लिपिड नहीं है, ये कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड है। तीसरी लिपिड होता है हमारी डेरिवेटिव लिपिड। डेरिवेटिव लिपिड क्या होती है? डेरिवेटिव लिपिड क्या होती है? डेरिवेटिव लिपिड होती है वो जिसे हम डिराइव्ड करते हैं साधारण लिपिड से। एक्चुअली डिराइव्ड नहीं करते, ये लिपिड जैसी होती है, ना ही तो इसमें फैटी एसिड होती है, ना ही तो इसमें ग्लिसरॉल होता है समझ रहे? ना ही इसमें फैटी एसिड होती है, ना ही भी ग्लिसरॉल होता है, पर यह होती है लिपिड जैसी, इसकी प्रॉपर्टीज होती है लिपिड जैसी, इसे हम लिपिड ही कहते हैं। हाँ जी हाँ, ये भी एक लिपिड ही है, ये भी एक लिपिड ही है, पर इसमें ना ही ग्लिसरॉल होता है, ना ही फैटी एसिड होती है, इसलिए हम कहते हैं डेरिवेटिव लिपिड। ये डिराइव्ड है, किसी चीज़ से डिराइव्ड है, किसी चीज़ से बनी है, एक है ना, डिराइव्ड होकर बनी है। ये इसमें इसकी संरचना में वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल नहीं होती, पर यह होती है लिपिड, इसकी प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी होती है। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो इसमें क्या था, हमारा फैटी एसिड है, तो इससे क्या साधारण लिपिड, इसमें क्या है ग्लिसरॉल है, इसमें देखो फैटी एसिड ग्लिसरॉल दोनों है, इसमें क्या फैटी एसिड भी है, ग्लिसरॉल भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया है हमने, जिससे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, जो हमारी कोशिका मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्लियों में होती है। ये हमारी समझ में आ चुकी है। पर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 दो बेंजीन रिंग जो हमारे पास है, उसके बाद ये भी बेंजीन रिंग ही है, बेंजीन रिंग नहीं है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, सॉरी बेंजीन रिंग में रेजोनेंस हुआ करता है। ये क्या है आपकी साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे है, तो ये रिंग है साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें कुछ फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, कुछ चेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ना ही तो ग्लिसरॉल है, ना ही फैटी एसिड है, क्योंकि इसके पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लिपिड जैसी होती है, इसलिए हम इसे एक डेरिवेटिव लिपिड कहते हैं, क्योंकि डिराइव्ड हो जाए किसी चीज़ से डिराइव्ड हुई है, इसलिए हम इसे डेरिवेटिव लिपिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो कोलेस्ट्रॉल मैंने लिख दिया डेरिवेटिव लिपिड, यहाँ पे मैंने लेसिथीन, देखो फॉस्फोलिपिड का एक और नाम होता है लेसिथीन, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है आगे बताऊंगा, लेसिथीन में फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, मैं भी फंसाऊंगा। अभी यहाँ पे जो लिपिड में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो सके फंसाने वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। हालांकि मैं लेक्चर में बता देता हूँ कि मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा, घेरा भी लगा देता हूँ, क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, तो आप शायद बना ले वो। अब मैं चाहता नहीं कि आप गलती करो, जिसने मुझसे पढ़ा है वो गलती करे, भाई साहब मेरा ही नाम खराब होगा ना, कि आपने हमसे पढ़ा समझा, मैंने भी कह भी दिया कि भाई साहब मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा, ये क्वेश्चन बनाऊंगा, वर्ड फ्रेम करूंगा, ये डालूंगा, कुछ वर्ड चेंज करूंगा, और आप फंस जाते हो, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड यानी लेसिथीन, क्या फॉस्फोलिपिड का नाम है लेसिथीन, जो है कंपाउंड लिपिड है या कॉन्जुगेट। इसके साथ देखो हमारा क्या था, ग्लिसरॉल है हमारे पास, यहाँ पे एसिड का पार्ट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एसिड का पार्ट है, इसका एसिड का पार्ट है, देखो ये वाला एसिड का पार्ट देखो यहाँ पे है ना। अगर हम इसको खोले, अगर हमारा COOH को खोले तो कैसे होता है इससे, ठीक है, और इसमें अल्कोहल आके जुड़ता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके जुड़ता है, तो यहीं पे है ना पार्ट हमारा, ये एसिड पार्ट है, और ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ग्लिसरॉल वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये भी हमारे पार्ट जुड़ा हुआ है, और देखो यहाँ पे फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, साधारण व्यक्ति के पास यहाँ का आ गई फरारी का, तो अभी असाधारण व्यक्ति होगा, साधारण व्यक्ति नहीं रहा। पर ये जो हमारी फैटी एसिड है, हमारी जो ग्लिसरॉल है, जो हमारी ट्राइग्लिसराइड है, ये सारी क्या है, साधारण लिपिड है, ये हमारी क्या है, साधारण। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने यहाँ कंपाउंड लिख दिया, डेरिवेटिव लिख दिया, और यहाँ पे हम बाकायदा ऐसे कर देते हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं क्या है, सिंपल लिपिड, साधारण लिपिड, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि एग्ज़ाम में ऑप्शन आ जाए कि कौन कौन से साधारण लिपिड है, जहाँ पे आपको ग्लिसरॉल भी दे दे,
ट्राइग्लिसराइड भी दे दे, ठीक है, और दोनों में से आपको चुनना हो, ग्लिसरॉल भी दे दे, ट्राइग्लिसराइड भी दे दे, दोनों से आपको चुनना हो तो आप किसके प्रायोरिटीज दोगे? मैं तो दूंगा ग्लिसरॉल को। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो इसमें साधारण, ये इससे भी ज़्यादा सिंपल है, हाँ, ये इससे भी ज़्यादा सिंपल है। कोई आदमी के पास मान लो कोई आदमी बाइक से जाता हो बाजार, ठीक है, और कोई आदमी साइकिल से जाता बाजार, कहे कौन सा व्यक्ति ज़्यादा साधारण है? मैं कहूँगा भाई साहब जो साइकिल से जा रहा है ज़्यादा गरीब है यार, है ना। ये देखो ज़्यादा ही कुछ गरीब है, ज़्यादा ही छोटा है ना। देखो दोनों है मिडिल, एक तो बाइक वाला मिडिल क्लास का है, उसकी बाइक भी पुरानी है, मिडिल क्लास का है, स्प्लेंडर है, अमीर तो है नहीं, साधारण व्यक्ति है। असाधारण व्यक्ति अमीर तो भाई साहब कार से आएंगे ना, है ना। तो साइकिल वाले और उस स्प्लेंडर वाले बाइक वाले में ज़्यादा साधारण कौन है? साइकिल वाला। तो अगर हम दोनों में से चुनना हो कि दोनों साधारण कौन है दोनों में से, तो मैं कहूँगा ग्लिसरॉल। पर आ जाए कि दोनों साधारण है, कि आ जाए कि दोनों साधारण है, क्या ए बी बोथ है हमारे पास, कि हमारे पास ए में ये है, बी में ये है, सी है हमारा क्या, ए एंड बी बोथ, कि दोनों के दोनों साधारण है। हाँ भाई साहब स्प्लेंडर चला रहा है वो भी एक साधारण व्यक्ति है, जो साइकिल चला रहा है वो भी एक साधारण व्यक्ति है, पर जो साइकिल वाला है वो ज़्यादा साधारण है। पर जब दोनों साथ में आ जाए तो दोनों को लगा देंगे क्या। पर जब हमको दोनों में से स्पेसिफिक चुनना हो तो मैं लगाऊंगा ग्लिसरॉल, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब मैं क्योंकि फंसाऊंगा आपको, ठीक है, फंसाऊंगा। यही बातें मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, लज बस जा रहा था मैं खुद लज बस जा रहा था, कैसे समझाऊंगा। आ जाओ। तो हमारी जो है ये तो बातें हो गई क्लियर। ये जो 3 बातें थी हमारी हो चुकी क्लियर। कैसा डिटर्जेंट पाउडर, निर्मा वॉशिंग पाउडर। देखो डेरिवेटिव के लिए कौन कौन से उदाहरण होते हैं? टर्पीन्स, स्टेरॉल्स, स्टेरॉइड मतलब स्टेरॉइड हार्मोन जितने होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, जो सारे बॉडी बनते हैं जिससे हमारी, है ना, सारे हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स यूजफुल इन हार्मोन एक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? यूजफुल हार्मोन एक्शन हमें कहाँ पढ़ेंगे? शायद हो सकता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। हाँ, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, तो वहाँ हम देख लेंगे, ठीक है। कुछ छोटा सा बस एक डिसीजन होता है। आजा भाई, आजा। अब देख हमने क्या था, साधारण क्या होता है? साधारण हमने देखा था वसा अम्ल और ग्लिसरॉल क्या होता है, साधारण के उदाहरण है। अब हम देखा क्या, फैटी एसिड। वसा अम्ल यानी फैटी एसिड, इंग्लिश फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के हम प्रकार देख लेते हैं। या फैटी एसिड के भी कई सारे प्रकार होते हैं। जो फैटी एसिड हमने जो खाते ना तेल, वही सी को कहते हैं फैटी एसिड। बस ज़्यादा सोचने का नहीं वीडियो। जो तेल जो होते हैं, कई सारे तेल होते हैं। कौन कौन से तेल होते हैं? एक तुम जो खाते हैं, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। कुछ होते हैं तेल नहीं खाते। कौन कौन से तेल? हम फास्फोलिपिड खाते हैं, मतलब अगर एनिमल को हम खाते हैं या प्लांट खाते हैं, उसमें कोशिका झिल्ली तो होती है, तो वो खाते हैं। हाँ, तो हम स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, मोमबत्ती नहीं खाते, वैक्स नहीं खाते, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो नहीं खाते उतनी। फाइटोस्टेरॉइड थोड़े मोड़े खाते हैं। तो देखो सही कोशिकाओं में तो होंगे, है ना। और हम क्या खाते हैं? पादप भी खाते हैं। अगर हम सब्जियां भी खाते हैं तो उसमें भी पादप कोशिकाओं में तो ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। पर हम सामान्यतः जो हम खाने में डालते हैं वो कौन सी होती है? वो हमारी फैटी एसिड होती है। सरसों का तेल, वही है सरसों का तेल। आ जाओ भाई साहब, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, धनिया का तेल, जिसका तेल सब इसी में तेल आ जाएगा। भाई का, बहन का, सबका बदला है। हाँ, यही है वो सारी चीज़ें, ठीक है। आ जा। तो फैटी एसिड जो है तो हमारी वो 2 प्रकार की होती है। जो हमारी तेल होती है जो हम खाते हैं वो कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। अब यहाँ पे जो तेल होगी खाने वाली तेल, मैं लिख देता हूँ फैटी एसिड में क्या, खाने वाली तेल। आ जा भाई साहब, खाने वाली तेल, खाने वाला तेल। तेल भी देखो कई प्रकार का होता है, खाने वाला तेल, ठीक है। अब जो हम खाने में डालते हैं तेल, वही तेल है। अब कौन कौन सी होती है? एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? देखो हमारी जो संरचना है फैटी एसिड क्या होती है? लंबी श्रृंखला वाली कार्बन चेन होती है, उसके पास एक एसिड ग्रुप होता है, तो कहते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड, फैटी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चेन, एसिड मतलब उसके पास एसिड ग्रुप लगा हुआ है। फैटी एसिड मतलब कहीं बहुत बड़ा चेन, उसके पास क्या लगा हुआ है? एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर समझो, होता क्या है? सैचुरेटेड फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैट को समझने की कोशिश करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ उदाहरण समझने के लिए हम लेते हैं वृक्ष,
क्या वृक्ष। हमारे पास इधर देखो सैचुरेटेड, देखो हमारे पास क्या है, एक वृक्ष। हम वृक्ष बना, देखो ये सब जितने भी हमने पहले भी बोला था, गाढ़े वाले जितने भी काम होंगे वो रफ वर्क होंगे। तुमने लिखा, तुम्हारी गलती। गाढ़े रंग वाले जितने काम होंगे वो रफ वर्क होंगे। एक बार लिख लेंगे तब लिखना, आप साथ साथ मत लिख लेना। भाई साहब लिख रहा है, हम भी लिख लें, हम लिख लें साथ साथ में, नहीं भाई साहब, पहले मैं लिख लूँ, कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद लिखना, ठीक है। जितने भी गाढ़े काम होंगे रफ वर्क होगा। रफ वर्क आपको कुछ भी करना हो, डालना हो तो एक रफ नोट में डाल लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई साहब, हमारे पास 2 यहाँ पे वृक्ष है और इसमें हमको लगानी क्या, पत्तियाँ, ठीक है। हम लगाते हैं यहाँ पे पत्तियाँ, हरे रंग वाली पत्तियाँ। आ जाओ, पत्तियाँ। एक वृक्ष जो है उस पर जब पत्तियाँ जो है खूब सारी भरी हुई है, क्या है, पत्तियाँ जो है बहुत सारी भरी पूरी है। पूरा वृक्ष जो है लदा है पत्तियों से, ठीक है। पत्तियाँ तो पूरा हरी वृक्ष है, ठीक है, हरा हरा, हरियाली आई पड़ी है इस वृक्ष के ऊपर, ठीक है। हरियाली आई पड़ी है, यहाँ क्या है, हरियाली आई पड़ी है। पर जो हमारा दूसरा वृक्ष है उस पर क्या है, ऐसी कोई हरियाली नहीं है। उस पर क्यों चाहिए, हरियाली नहीं है। उस पर जो जहाँ तहाँ पत्तियाँ हैं, थोड़ी बहुत पत्तियाँ हैं, थोड़ी बहुत पत्तियाँ हैं टहनियों पे। पतझड़ का समय है, थोड़ी बहुत पत्तियाँ हैं इसके ऊपर। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो वृक्ष है ये सैचुरेटेड हो चुका है। क्या है, सैचुरेटेड हो चुका है। और जो हमारा ये वृक्ष है ये अनसैचुरेटेड है, इसके ऊपर पत्तियां भरी पड़ी है, इसके जितने भी सीड हैं इसके सारी भरी पड़ी है। अनसैचुरेटेड, इस पे पत्तियां भरी पड़ी नहीं है, इसको बहुत सारी जगहें खाली है। तो औसी हमारी होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है उस पर जो हाइड्रोजन जो होती है वो भरी पड़ी होती है, और जो अनसैचुरेटेड होती है उस पर हाइड्रोजन जो होती है खाली होती है। बहुत सारी जो सीटें हैं वो खाली होती है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसका घनत्व तो क्या है, ज़्यादा। इसके पत्तियों का घनत्व तो क्या है, ज़्यादा। क्या है, डेंसिटी क्या है इसका, ज़्यादा। और इसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी है कम। इसका घनत्व पत्तियों का क्या है, कम। तो ये क्या है, भरा पड़ा है। तुम्हारे जितने भी डालडा होते हैं, वो ऐसे ही भरे पड़े होते हैं। क्या होता है, ऐसे ही भरे पड़े होते हैं, उसको कठोर हो जाते हैं। जो हमारे तेल होते हैं भरे पड़े नहीं होते, सीधे लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, क्यों भरे पड़े नहीं होते, पानी जैसे होते हैं। जो हमारे डालडा होते हैं उसमें भरे पड़े होते हैं हाइड्रोजन। अब मैं समझाता हूँ आपको हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन से देखो, यही चीज़ें हाइड्रोजन से कैसे, यहाँ पे हमारे पास कार्बन की 2 चेन है, इसके ऊपर हमने हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। एक कार्बन पे कितने होते हैं, 4 वैलेंसी होते हैं। तो इसको देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों पे 4 वैलेंसीज है। मतलब ये इसकी हर एक सीट जो क्या है, फुल है। जितनी डिमांड थी पत्तियों की सारी फुल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी बनाते हैं। हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, सॉरी इसको नहीं लगाएंगे। अरे यार, अब अरे वाह क्या कबात है टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती चाहिए, 4, पर हमने लगाया यहाँ पे 1 2 3। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3, मतलब दोनों पे 3 है। एक सीट खाली है। सीट क्या है, इसके पास एक और हाइड्रोजन होना चाहिए था, इसके पास एक और हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो इसको डबल बॉन्ड से अपना काम चलाना पड़ रहा है 4 वैलेंसीज पूरा करने के लिए। मतलब यहाँ जगह खाली है, चाहिए तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके पास जगह खाली है, सैचुरेटेड है, ये पूरा फुला हुआ है, क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो ये हमारे क्या होगा, डालडा जितने भी है भरे होते हैं, घी जो होते हैं वो भरे होते हैं, पर ये जो होते हैं भरे नहीं होते, इस पर जगह खाली होती है। हमारे तेल हो गए, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तो हमारा ऐसे होता है, इस पर जगह खाली होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया अनसैचुरेटेड और ये हो गया सैचुरेटेड। समझ में आ गया, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। जब हम इसकी लंबी श्रृंखला लेंगे और इसको हम धरेंगे तो कैसा होगा, दिखेगा। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, लंबी श्रृंखला लेकर धरेंगे कैसे होगा। देखो हमारा ये कार्बन का चेन होगा, इसको हम मिटा दें, ठीक है। देखो अगर हम इसको ले, ठीक है, तेल सैचुरेटेड हम लेंगे और उसको ऐसे धरेंगे सैचुरेटेड को, तो ये पूरा कठोर हो जाएगा और पूरी जगहें क्या होगी, सैचुरेटेड में जैसे पत्तियाँ थी भरी बड़ी, तो इसमें क्या होंगे, सारे भरे पड़े होंगे। क्या होंगे, सारे स्पेस जो होंगे भर जाएंगे, सारे स्पेस क्या होंगे, भर जाएंगे। तो हमारे जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कठोर। जैसे डालडा क्या हो जाता है, कठोर। तो डालडा क्या हो जाता है, डालडा या घी क्या हो जाता है, कठोर।
पर हमारा जो अनसैचुरेटेड होती है उसमें होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कारण ये हो जाता है थोड़ा टेढ़ा। देखो डबल बॉन्ड बनाया ना, टेढ़ा। डबल बॉन्ड के कारण ये क्या हो गया, टेढ़ा। डबल बॉन्ड के कारण ये क्या हो गया, टेढ़ा। तो डबल बॉन्ड के कारण हो गया टेढ़ा। देखो इसका क्या है, घनत्व तो ज़्यादा है, इसका घनत्व देखो कितना कम है, क्योंकि इसका यहाँ पे जगह कम है, यहाँ जगह कम है, यहाँ जगह खाली रह गया, यहाँ जगह खाली रह गया। तो इसका घनत्व क्या है, इसका घनत्व क्या है, कम। इसका घनत्व क्या है, ज़्यादा। इसकी डेंसिटी है ज़्यादा, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम। अनसैचुरेटेड में क्या डबल बॉन्ड होने के कारण जो टेढ़ापन आ गया, तो इसकी घनत्व कम होगी तो तरल रह गया, लिक्विड रह गया। पर ये सॉलिड हो गया डालडा जैसा। तो डालडा क्या होगा, सॉलिड हो गया, इसका घनत्व ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगी, एक चम्मच में ज़्यादा कैलोरीज आएगी, एक चम्मच में ज़्यादा तेल आएगा। इसमें एक चम्मच में ज़्यादा तेल नहीं आएगा। सरसों के तेल में एक चम्मच में ज़्यादा तेल नहीं आएगा, पर डालडा में ज़्यादा तेल आ जाएगा। समझ में आएगी बात, क्योंकि घनत्व के कारण। इसी को हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो हमें समझ में आ गया कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी प्रकार है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं, तो हम देखते हैं पहले सैचुरेटेड में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था, सिली मिस्टेक करता था। जब मैं रिवाइज न करूँ, कुछ ही दिन होते थे और कन्फ्यूज़न आ जाती थी, तो सिली मिस्टेक मॉक टेस्ट में हो जाते थे और मार्क्स जो होते कम आ जाते थे। एक्चुअली तब की जो मेरी जो है नीट के पहले क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी PW पे, तो वहाँ पे गुरु माँ टीचर है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन के साथ कराया था और वहाँ पे हमने समझा था कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं, जिससे है ना एक बेनिफिट मिला था। तो ये मेरा नहीं है, आ जाओ। तो यहाँ सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड जो होता है, सैचुरेटेड में जो हमारे पास दो उदाहरण है, पाल्टमिक एसिड, स्टेरिक एसिड। देखो पाल्टमिक एसिड को कैसे याद रखना है, सैचुरेटेड इसको कैसे याद रखना है बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ आ जाओ, इसके दो उदाहरण हैं। सैचुरेटेड एसिड में कौन कौन से आते हैं, ये दो एसिड आते हैं सैचुरेटेड एसिड में। अब अनसैचुरेटेड में भी अनसैचुरेटेड के दो प्रकार होते हैं, एक मूफा एक फूफा। मूफा मतलब इसमें जितने एक ही डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब पूरी चेन में क्या होती है, पूरी चेन में एक ही डबल बॉन्ड होगी। पूफा में क्या होता है, इसमें कई सारे डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा डबल हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो मतलब एक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मूफा में आते हैं ऑयलिक एसिड, ठीक है, इसका 18 कार्बन होता है। फिर फूफा जो होते हैं, ये जो हमारे देखो असेंशियल फूड में होते हैं। असेंशियल मतलब कि फूड से लेना पड़ता है, ये हमारे लिए एसेंशियल। अगर हम ये ना ले तो बॉडी कई सारे फंक्शन है ना खराब हो जाती है। जैसे देखोगे आप ओमेगा के आपके सप्लीमेंट चलते हैं, स्पोर्ट पर्सन लेते हैं, एक जनरल पर्सन भी लेते हैं, डिप्रेशन हो जाती है वो भी लेते हैं। और हेल्दी रहने के लिए लोग बादाम खाते हैं, अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए अखरोट खाते हैं। हाँ, इससे प्रूवन है कि ब्रेन की जो फंक्शन है वो बेहतर काम करती है, घुटने अच्छे से काम करते हैं, आपके जॉइंट अच्छे से चलते हैं, आपके ऑर्गन अच्छे से चलते हैं, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मतलब जो हमारी फूफा है, इसकी कमी हो जाती है तो लोगों के फंक्शन जो है बॉडी ऑर्गन के वो ख़राब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसके हमारे डाइट में होने चाहिए। अगर डाइट में नहीं है तो सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का लोग सप्लीमेंट लेते हैं। तो सप्लीमेंट से लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। सप्लीमेंट नहीं कि आप बादाम फुला के खाओ, अखरोट खाओ, ठीक है, घी खाओ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है एक्चुअली। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आपकी नीड जो है फूफा की वो पूरी होगी, जिससे आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा, आपके हार्ट फंक्शन अच्छे होंगे। लोग बादाम खाते हैं फुला के। आप बादाम देखो, आपको लगता होगा कट बादाम खाना है, आपके जो मूंगफली भी खा सकते हो, हाँ उसमें भी होता है, मूंगफली भी फुला के खा सकते हो। कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कच्चे खाओगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा। फुला के या भून के खाना चाहिए, आई प्रेफर कि फुला के खाओ, ठीक है, जिससे एंटी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद आपको डाइजेस्ट कर पाओगे। अगर आपने ऐसे खाया किसी भी सीड को, राइस हो कुछ भी हो, उसे अगर आपने कच्चा खाया है तो इंडाइजेशन होगा। अगर इंडाइजेशन से बचना है तो उसे पकाओ, भूंजो या फुला के खाओ, 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने देखो एसेंशियल, अब इसको याद कैसे रखना है। देखो फूफा जो होता है, हमारे सादे भी हम आते हैं फूफा। अब फूफा का जो होता है एसेंशियल काम होता है, क्या काम होते हैं, खाने में। ये जो रसमलाई है, पीली वाली नहीं करनी चाहिए थी यार, पीली वाली में रंग लग जाता है। उजली वाली रसमलाई जो होती है वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो खाने में ये पूरी जो तली है,
सही नहीं है, थोड़ी कड़ी थी, गंदी क्वालिटी का रिफाइंड यूज़ किया, सही चीज़ नहीं है। तो जब फूफा जो होते हैं हमारे शादी ब्याह में आते हैं, उसके बाद जज करते हैं कौन सा खाना सही है, कौन सा खाना अच्छा है। तो फूफा का क्या काम होता है, खाने में दिलचस्पी क्या होती है फूफा की, खाने में। तो हमने क्या किया उसी काम को, कि फूफा जो होता है क्या खाने के लिए एसेंशियल्स है। फूफा के क्या ना या एग्जाम्पल है, लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। आपकी जो निलोलिक है और निनोलोलिक एसिड है, ये आपकी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसको याद करना है, जो कार्बन की चेन है उसे कैसे याद करना है। इनसे कई बार एक PYQ में जो पूछ ले जाते हैं, तो कार्बन में इसको कैसे याद रखना है। देखो स्टेयरिंग, कार की स्टेयरिंग पे क्या है, हाथ। कार की स्टेयरिंग जो घुमाते हैं उसकी, तो कार के स्टेयरिंग पे क्या है, हाथ। तो स्टेयरिंग पे क्या है, पाम यानी हाथ, पाम यानी हाथ, हाथ को क्या कहते हैं, पाम। तो स्टेयरिंग पे क्या है, पाम। स्टेयरिंग पे क्या है, कार के स्टेयरिंग पे क्या है, पाम। तो पाम मतलब 15, पाम मतलब 15। तो 15 चेन प्लस 1 एसिड ग्रुप, 15 चेन प्लस 1 एसिड ग्रुप कितने होंगे, 16 कार्बन। पालमेटिक 15, पालमेटिक मतलब 15, पालमेटिक मतलब 15 चेन कार्बन प्लस 1 कार्बन कितने हो गए, 16 कार्बन। 15 चेन कार्बन प्लस 1 आपकी एसिड कार्बन, और कितने हो गए मिला के, 16 कार्बन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। स्टेयरिंग पालमेटिक एसिड में कितने होते हैं, 16 कार्बन। किस प्रकार के, पाम मतलब 15, 1 16, क्योंकि एसिड का जोड़ के, ठीक है, एसिड का जिसमें एक्स्ट्रा जोड़ा और आ गया 16 कार्बन। क्या है, कहाँ है पाम, स्टेयरिंग पे। ठीक है, आपकी पालमेटिक में 16 होती है और आर्किडोनिक में 20 होती है, बाकी सब में 18 है। बाकी ऑयलिक में 18, निलोलिक में 18, निनोलोलिक में 18, इसकी स्टेयरिक में 18, बाकी सब में 18 होती है। तो हमारा जो ये पार्ट है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हम एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेते हैं। उसके बाद हमारा ये पार्ट है वो बिंदास हो जाएगा। बिंदास इन द सेंस झकास। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ तो बहुत कुछ लिख रखा है यार मास्टर तुमने। हाँ यार, फिर से कांड हुआ है माइक का, एक नया माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो हमारी लेक्चर की फ्रिक्वेंसीज है उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या कहा है, ये साधारण अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोनिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होते हैं, COOH, एसिड भाई साहब, एसिड। इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ा है कि नहीं तुमने, है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। आ जाओ बच्चे, ये ले बच्चे, जो एक R समूह के साथ जुड़ा होता है। कैसे, अरे रमा R समूह के साथ ऐसे एसिड जुड़ा रहता है, और ये R की संख्या कितनी होती है, 1 से लेके 19 तक। ठीक है, आ जाओ। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो एसिड में तो 20 कार्बन थे आर्किडोनिक एसिड में। वो इसलिए क्योंकि एसिड की संख्या कितनी है, 1 से 20। पर ये जो हमारी R ग्रुप है उसमें तो 119 ही होंगी ना। एक इसको जोड़ेंगे, एक प्लस करेंगे इसको, तब जाके ये 20 होगा ना भाई साहब। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, मैक्सिमम इसको जोड़ के 20 हो सकते हैं। पर ये केवल R के बारे में बोल रहा है 119। ठीक है, 1 से लेके 19, क्या बात बोला भाई, 1 से लेके 19। R में कितने होते हैं, 1 से 19। R में कितने होते हैं, 1 से 19। इसमें होते हैं 1 से 19। ठीक है, इसमें होते हैं 119। इसको एक और जोड़ेंगे तब जाके बनेगा 20, और 20 में कितने होते हैं, आर्किडोनिक एसिड में 20 होते हैं। ठीक है, और इसमें हम कहेंगे एसिड में पूरा, फैटी एसिड में पूरा गिन के तो वो 1 से लेके 20। ठीक है, हो सके स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाल दो, मुझे बहुत पसंद होती है इसे घुमावदार चीज़ें। आ जा भाई साहब, आ जा। अच्छा, R कितनी होती है, एक जो होता है मिथाइल, एक जो कार्बन चौक क्या मीथेन, और 2 हुए तो क्या कहेंगे हम उसे, 2 होंगे तो उसे कहेंगे ब्यूटेन, 3 होंगे तो प्रोपेन, 4 होंगे तो ब्यूटेन, अरे 2 होगा तो इथेन कहेंगे। ठीक है, एथिल, देखो इथेन। ठीक है, आगे बढ़ो। ये भी समझ में आ गई, इसको मैंने हाई पेंसिल से मार्क कर दिया, आप भी मार्क कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं बनाऊंगा क्वेश्चन। पाल्टमिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16। पाल्टमिक में क्या था, 15 और एक अम्ल जोड़ दो उसमें क्या होगा, 16। आर्किडोनिक में 20। ठीक है, अब आ जाओ। बसा अम्ल संतृप्त, ठीक है, सैचुरेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, और या असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, 1 से अधिक भी हो सकते हैं। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है, तो हम समझ चुके हैं यार। जो ट्राइग्लिसराइड प्रोपेन होता है, बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल और वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। अब देखो लाल रंग, खतरा, डेंजर, डेंजर। बहुत सारे लिपिड में क्या होते हैं, देखो बहुत सारे, देखो बहुत सारे, बहुत सारे के बाद क्या कह रहा है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे में दोनों मिलते हैं, बहुत सारे में जीरो मिलता है, सारे में दोनों नहीं मिलते हैं, सभी में दोनों नहीं होते। मतलब 90 लोग में 100 लोग में अगर 10 लोग खराब है, 90 लोग अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, वही बात है कह रही है कि 10 लोग खराब है, 90 लोग अच्छे हैं। मतलब बहुत सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे नहीं हैं, सारे लोग अच्छे नहीं हैं, पर बहुत सारे लोग अच्छे हैं। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ व्याकरण का अंतर है, या आपको व्याकरण में फंसाया जा सकता है कि बहुत सारे लिपिड में क्या होता है, बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल और वसा दोनों मिलते हैं, बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल और वसा मिलते हैं, सारे लिपिड में ग्लिसरॉल और वसा दोनों नहीं मिलते। क्योंकि कौन कौन से नहीं मिलते? फैटी एसिड में नहीं मिलते, ग्लिसरॉल में नहीं मिलते, आपकी कोलेस्ट्रॉल में नहीं मिलते। कोलेस्ट्रॉल में तो रिंग होती है, वहाँ तो कुछ नहीं मिलते, रिंग होती है, वो तो डिराइव्ड है। ठीक है, यहाँ पे वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होते हैं, एस्टरीकरण होता है जिसमें हमारा एस्टर बनता है, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कब बनता है? जब हम एसिड और अल्कोहल बनाते हैं तो एस्टर बॉन्ड बनता है, तब वे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। अगर एक ही अभिक्रिया किया फैटी एसिड, अगर यहाँ पे एक फैटी एसिड हमने लगाया, यहाँ पे एक लगाया तो मोनो बनेंगे, यहाँ पे फिर 2 लगाया तो डाई बनेंगे, यहाँ तीनों पे लगा दिया, तीनों अल्कोहल पे लगा दिया, ट्राई बनेंगे। ठीक है, ठीक है, आजा बढ़े, बड़ी 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 बड़ी। अच्छा, यहाँ चुके हैं। गलन बिंदु के आधार पे वसा या तेल कहलाते, देखो गलन बिंदु के आधार पे क्या कहलाते हैं? वसा या तेल कहलाते हैं, ऑयल कहलाते हैं। अब देखो ऑयल, ऑयल और फैट, ऑयल और फैट, ऑयल और फैट, देखो ऑयल और फैट सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? देखो वसा बिंदु के आधार पे वसा या तेल कहलाते हैं, गलन बिंदु के आधार पे वसा या तेल कहलाते हैं। वसा हम किसे कहेंगे? वसा हम कहेंगे जो जम जाते हैं, जैसे डालडा, एनिमल फैट, जंतु जितने होते हैं, चर्बियाँ जो होती है वो जम जाती है, चर्बी, हाँ चर्बी, जैसे आपकी बटर, मक्खन, बटर जम जाती है। उसके बाद तेल नहीं जमती, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल नहीं जमते। ठीक है, तो गलन बिंदु के आधार पे कौन कितना गलनशील है, ठीक है, इस आधार पे कि कौन गल गया है, कौन जम गया है, इसके आधार पे। आ जाओ, तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे जिंजेली तेल, जिंजेली तेल उदाहरण के तौर पे दिया है। तेलों का गलनांक मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो तरल होता है, जैसे ठंडी भी आ जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाती है, तब भी सरसों का तेल जमती नहीं है। और डालडा गर्मियों में भी जमी रहती है, अभी 45 डिग्री है और डालडा जमी हुई है, अभी गर्मी है सीजन, जून जुलाई का महीना, डालडा जमा पड़ा है। मतलब अगर 100 डिग्री करूँगा तब जाकर डालडा पिघलेगा, और जो हमारे तेल होते हैं वो 0 डिग्री पर पिघले रहते हैं। ठीक है, तो तेलों का क्या होता है, गलनांक जो होता है वो कम होता है। ठीक है, जैसे जिंजेली तेल। अतः सर्दियों में तेल क्या होते हैं, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। ये क्या होता है, सर्दियों में तेल के रूप में होता है जिंजेली तेल। कोई भी तेल सर्दियों में तेल की तरह होते हैं भाई साहब। आ जा भाई साहब, क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? हाँ, कौन कौन सा? डालडा, डालडा देखोगे, डालडा कहो क्या, डालडा। घी देखो क्या, घी। वो डोरा खोली कार्टून नहीं आती थी, क्या आपको डालडा दिख रहा है? पहचान करें, डालडा दिखे तो बोले डालडा। दुकान बंद कर दो, बस दुकान बंद कर दो। तो बिल्कुल डोरा वाली चीज बोल रही है। आपको अगर बाजार में वसा दिखे तो बोले वसा, डालडा दिखे बोलिए डालडा, घी दिखे तो बोलिए घी। क्या आपको घी दिख रहा है? क्या आपको घी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अभी बाजार थोड़ी है ऐसा तुमको यहाँ घी दिखेगा, क्या बात कर रहे हो? यहाँ बाजार खोल के मैंने बैठा है। आ जा भाई साहब। हाँ, कुछ लिपिड में फॉस्फोलिपिड व
फॉस्फोरिलीकृत कार्बन यौगिक मिलते हैं। ये क्या कह रही है कि हमने वसा के ऊपर जो है उसके ऊपर क्या लगा दिया है, हमने लिपिड के ऊपर क्या लगा दिया है, फॉस्फेरस ग्रुप लगा दिया है, जिसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। मतलब गरीब आदमी को पैसे दे दिए तो क्या हो गया, अब गरीब नहीं रहा, अब वो विशेष व्यक्ति हो गया है। वो क्या हो गया, हमारा कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड हो गया है, एडिशनल ग्रुप लग गया, अब साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वो असाधारण हो चुका है वो। ये फॉस्फोलिपिड जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे लेसिथीन क्या है, फॉस्फोलिपिड का एक दूसरा नाम क्या है, लेसिथीन। कुछ ऊतक विशेष तौर तंत्रिका ऊतक में जटिल देखो क्या बोला है, कुछ ऊतक जिस विशेष तौर पे तंत्रिका ऊतक में जटिल संरचना के लिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लेना, फैक्चुअल पॉइंट। आ जाओ भाई साहब, जीवों में बहुत सारे, देखो ये जो कह रही है ना कि विशेष प्रकार के लिपिड पाई जाती है, ये जो प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन की परसेंटेज उस पे है। आपकी जो तंत्रिका तंत्र होती है ना, उस पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड नहीं होती। मुझे लगता, मुझे नहीं आती सारी चीज़ें, कितनी साल पहले पढ़ी होगी ये सारी चीज़ें मैंने, बहुत साल पहले पढ़ी थी इसके बारे में। ठीक है, बड़ा याद है मुझे। क्या बात है, याद कैसे है, मैं याद कैसे कर लेता हूँ। टैलेंटेड है अपने अंदर, टैलेंट तो है अपने अंदर, अभी इस टैलेंट को हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होती है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होती, और प्रोटीन की परसेंटेज में वेरिएशन होती है। प्रोटीन की परसेंटेज में तो वेरिएशन होती ही होती है, और इसमें आपकी सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, लिपिड कम होती है। हाँ, तो ये तो आपको देखने के लिए हर लिपिड में मिलता है, पर इसकी क्या होती है, अनुपात क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जो हमने कोशिका अध्याय में पढ़ा था। वही बात यहाँ पे है, समझ में, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हमने कहा था, विशेष। एनसीईआरटी पूछ सकती है इसमें विशेष क्या होता है। देखो एनसीईआरटी है दोगला, एक बात तो लिख देती है यार, बताती नहीं कि ये भाई साहब ये करके आना। ठीक है, कहती है होमवर्क है तुम्हारा कि विशेषता क्या है। विशेष क्या है, इसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ही नहीं होता। चढ़ दी, आ जा भाई साहब। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं। क्या बात है, देखो भाई साहब, टैलेंट, हमारा टैलेंट देखो। बहुत अच्छा, जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्र वाले क्या होते हैं, विषम। देखो विषम, ये विषम जो आ गया ना, मुझे डाउट हो जाता है इसके चक्कर में। आ जाओ, विषम ऐसे, क्योंकि मुझे ये सब सारी चीज़ दिखते हैं ना, तो मुझे समझ में आती है, इसको सम कर दूंगा मैं क्वेश्चन में कि कोलेस्ट्रॉल में विषम चक्रीय नहीं सम चक्रीय होती है। क्या कोलेस्ट्रॉल में सम चक्रीय वलय युक्त होते हैं, फंसा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय, विषम का मतलब हेट्रोसाइक्लिक, होमो कहेंगे तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक मतलब सम चक्र। ठीक है, तो ऐसे करके मैं फंसा सकता हूँ। ठीक है, विषम को सम कर दूंगा, सम को विषम कर दूंगा, सत्य को असत्य कर दूंगा। जहाँ शब्द परिवर्तित हो सकते हैं वहाँ मैं स्टेटमेंट में डाल के असर्शन रीजन में डाल सकता हूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, देखो यार, देखो सॉरी शक्तिमान, ये देखो मैंने क्या कह दिया, अभी तक कह दिया था क्या, ये जो हमने लिपिड पे चले गया था कि विषम चक्र होता है लिपिड, पागल हो गया। यहाँ से तो आपकी न्यूक्लिक बेस स्टार्ट हो गई है। हाँ, बेस आपकी जो है डीएनए वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है भाई साहब, लिपिड तो खत्म हो गया। तो देवियों सज्जनों, आज ने हमने कर दिया है समाप्त क्या, लिपिड। क्या कर दिया समाप्त, लिपिड। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे न्यूक्लिक क्षार। आ जा भाई साहब, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है, देखो विषम क्षार। ठीक है, फिर भी फंसा सकते हैं, मिटाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यहाँ भी फंसा सकते हैं, विषम को सम कर सकते हैं।